तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th यानी कि मॉडल सेट 2 यानी किस तरह के क्वेश्चन साइंस विज्ञान में पूछे जाएंगे जो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। तो एक प्रकार का मॉडल सेट है, ठीक है, इसी आधार पर पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या हो जाएगा। तो f बराबर क्या हो जाएगा, यानी फोकस दूरी, तो इसका सूत्र हो जाएगा f बराबर r/2। यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप लिख सकते हैं f बराबर r/2। ठीक है, आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, एक होता है अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, दूसरा होता है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर जो डाला जाता है तीनों यानी कि तीनों लंब एक ही तल पर होते हैं, वो होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। वाहनों के पश्च दृश्य यानी पीछे देखने के लिए, मान के चलिए कोई गाड़ी है, बाइक है, ठीक है, मोटरसाइकिल में जो ऐनक यानी कि मिरर दर्पण जो लगा रहता है, किस लिए रहता है, चेहरा देखने के लिए नहीं लगा रहता है, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो उस दर्पण के क्या नाम है, उत्तल दर्पण। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो आप लिख सकते हैं मिट्टी। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा। यदि f का मान 12 है तो r का मान क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, अगर f यानी फोकस दूरी जितना रहता है, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, यानी कि 2 गुना होती है, यानी 24 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण, यानी आगे जो लगा रहता है वो अवतल दर्पण लगा रहता है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा होता है। डायोप्टर किसका मात्रक है, लेंस की। ठीक है, लेंस शक्ति का। 2D यानी 3 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है, 50 डिग्री होता है, याद रखिएगा। आंख के यानी मानव आंख का जो होता है रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है, दृष्टिपटल। उसके बाद है, नीचे दिए गए समीकरण में कौन समीकरण सही है, तो याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, मेरी बातों को समझिए, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तीसरा पूरा मिलकर संयोग करता है, यानी एगो बनता है। यानी कि जितना भी अभिक्रिया रहेगा 2 गो 3 गो जोड़ जोड़ करके सब मिलाकर एगो बनता है, उसे संयोजन कहते हैं। और वियोजन में क्या होता है, एगो से 2 गो या 2 से अधिक बन गया तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। मान के चलिए एक ही है, यहाँ पर तो कहीं प्लस नहीं है, एगो है पूरा, तो यहाँ पर कितना बना, 2 से अधिक, 1 2 3, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम पर आ जाएंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक बन जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद कौन सी अभिक्रिया संतुलन है, कैसे जानिएगा कि संतुलन है, ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर Na से होता है सोडियम, सोडियम के गो, यहां पर 2 है तो 2 गो, यहां पर सोडियम क्या है, 2 कहीं पर नहीं है, 1 के गो, ये तो नहीं होगा संतुलन। यानी कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, यानी कि तुला तराजू में, यानी कि डंडी में आप देख सकते हैं कि दोनों तरह बराबर है या नहीं, तो ये नहीं है। यहां पर देखिए 4 गो एल्यूमिनियम, यहाँ 2 गो, यहाँ भी तो 4 गो एल्यूमिनियम हो जाता है, 2 दूना के 4, यहाँ पर देख सकते हैं 2 गो यहाँ है 2 गो यहाँ है, 2 दूना के 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 2 दूना के 4 गो ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 गो, यहाँ 2 लिखने के मतलब हो गया कि सबके लिए 2 है, तो 2 तिया 6, इसका नहीं है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, 2 गो कॉपर और 1 गो ऑक्सीजन है, सब मिलकर क्या हुआ, यानी 2 गो कॉपर, तो यहाँ पर के गो कॉपर है, 1 के गो कॉपर है। अब इसको देख लेते हैं, जिंक एगो है तो यहाँ भी एगो है, SO4 यानी एस है तो एस है, O 4 गो है तो O 4 गो है, Cu है तो इधर Cu है, यानी कि दोनों जो है संतुलन है, इसलिए यह क्या होगा, संतुलित है। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है, तो याद रखिएगा, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो याद रखिएगा कार्बन का क्या हो रहा है, अपचयन, और PbO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसका उपचयन और इसका अपचयन। विकृत गंधिता, ध्यान दीजिएगा, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है। चूने से सफेदी करते समय चूना से पानी डालते उष्मा निकलती है, याद रखिएगा, चूने से जब सफेदी करते हैं
तो उस समय चूना में पानी जैसे डालते हैं तो उसमें गर्म निकलने लगता है, यानी उष्मा निकलने लगता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी घटना होती है? तो विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद है, ध्यान दीजिए, कौन सा प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस। किस पदार्थ के लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? यानी क्या नहीं होगा? C6H12O6 यानी ग्लूकोज। दिए गए, और लाल क्यों होगा? क्योंकि ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है। तो लिटमस पत्र पर कोई भी खट्टा पदार्थ डाल दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? लाल हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिटमस पेपर अगर आप खरीद कर लाइएगा, उस पर खट्टा यानी कि जो भी खट्टा है, नींबू वगैरह जो भी, उसको टच कीजिएगा तो लाल हो जाएगा। लेकिन C6H12O6 जो है ये तो ग्लूकोज है, इसे डालने पर नहीं होगा। क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद होता है, यानी कि CuSO4 5H2O। उसके बाद है, अग्निशामक में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? NaHCO3। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित ही नहीं रहते हैं। मान के चलिए 5 गो पदार्थ है ABCD, pH मान 7, 7, 2, 7, 10, 14 इस प्रकार है। तो कौन सा अम्ल होगा? यानी कौन अम्ल होगा? जो यानी कि 5, 7 से कम होगा वही खट्टा होता है, याद रखिएगा। 7 से जो भी कम रहेगा वो खट्टा होता है। तो वो क्या होगा? कौन सा अम्ल हो जाएगा? यानी अम्ल हो जाएगा। अम्ल मतलब खट्टा। तो ए में क्या है? 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, याद रखिएगा। कौन सी अभिक्रिया हो रही है? सूर्य के प्रकाश में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलते ही प्रक्रिया किस प्रक्रिया का है? तो हो जाएगा उत्सर्जन। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी संभोजी पोषण। उसके बाद है अगला, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा से विखंडन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया गलती लिख दिया है, वो वाला नो होगा, यानी कि जो ये नो दिया है वो वाला आधा नो होगा। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। किसी समष्टि के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया जरूरी है? जनन। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो हो जाएगा पुनरुद्भवन। परागगण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागगण। भ्रूण के मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। जो भ्रूण में बच्चे रहते हैं मां के गर्भाशय में, तो वो क्या होते हैं? पोषण यानी कि खाना कहां से मिलते हैं? तो प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। एक उत्तल ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें। उसके बाद हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ प्रति का ट्रिक, ठीक है। कौन सा समाप्य ऊर्जा है? तो हो जाएगा कोयला। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागगण। परागकोश में क्या होते हैं? परागगण। तो पहला मॉडल सेट बताने के बाद आपको हम दूसरा भी बता दिए हैं। इसके बाद मैं तीसरा, चौथा, पांचवा सारा मॉडल सेट बता दूंगा। इसके बाद मैं मैथ का सारा वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले मैथ का बनाए या ना बनाए, आपको सारा अपडेट कर दिया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर एक एक करके सोल्व कर दिए हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। अगर इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलें, लाइक एक जरूर कर दें।